Good afternoon to all of you students. Good afternoon students. Good afternoon. Good afternoon guys. Come fast, come fast. Ask with your friends to come as soon as possible so we can start our session. What we have completed in the last class, bacha? What we have completed? I'm audible or not? You can listen me now. Are you hearing me or not? Okay. Students, what we have completed in the last class? बताओ बच्चा. सब मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. वी हैव कंप्लीटेड द मेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस. नाउ नो सर, केवल फीचर्स कंप्लीट हुए थे, मेरिट्स करना बाकी था. राइट चलिए, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. इट मींस इफ वी फॉर्म कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन व्हाट एडवांटेजेस वी कैन गेट. फर्स्ट, इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स. एज वी नो दैट कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर चाहे मेंबर्स कितने भी हो, चाहे मेंबर्स ने कितना भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, लेकिन यहां हम लोग वन हेड वन वोट के अकॉर्डिंग उनसे वोटिंग राइट लेते हैं. ठीक है, उनको वोट देने का राइट कैसा रहता है? वन मेंबर वन वोट के अकॉर्डिंग वो वोट देते हैं. इररेस्पेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, दे विल गेट इक्वल वोटिंग राइट इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम लोग सबको इक्वल वोटिंग राइट देते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? जो अमीर मेंबर हैं, जिन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते. ठीक है, छोटे इन्वेस्टर्स का भी उतना ही राइट ऑर्गेनाइजेशन में होगा जितना कि बड़े प्लेयर्स का है, बड़े मेंबर्स का है, जिन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है. ठीक है, सेकंड वन इज लिमिटेड लायबिलिटी. स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैंने दो लीगल टर्म्स आप लोगों को बताई थी. दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स. और कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, ओनली कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, इस वजह से इस वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी ऑटोमेटिक लिमिटेड हो जाती है. लिमिटेड इन दैट सेंस, लिमिटेड इन सेंस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जितने शेयर्स उन्होंने परचेज किए हैं, वहां तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है. उससे ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्रेडिटर्स मेंबर से कॉल नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते. मेंबर्स आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू पे द ड्यूज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. गॉट इट पॉइंट स्टूडेंट्स? समझ आया बच्चा? ऑल ऑफ यू? I want answer from all of you guys. Are you getting my point or not? Garvit, Mitushi. Yes, Garvit, please ask your doubt, bacha. Please ask your doubt, Garvit. No doubt? Okay. Third point is stable existence. As we know that cooperative society का registration compulsory है, and after the registration of the cooperative society, students, cooperative society becomes a legal person. It does not affect on the life, on the insolvency case, on the illness, on the retirement of the members.
members can come or members can go out at any time with their own desire, but the existence of the cooperative society still remain. कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके मेंबर से एकदम सेपरेट हो जाती है। अब चाहे मेंबर्स चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी में आए, कोऑपरेटिव सोसाइटी से बाहर चले जाएं, पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा, उसके एग्जिस्टेंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज दैट स्टूडेंट्स, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स है? 10 मेंबर्स है, एंड दिस इज द मिनिमम पर्सन ऑफ रिक्वायरमेंट to register the cooperative society. As we know that, how many minimum number of persons should be required to register the cooperative society? How many minimum number of persons should be required at the time of registering the cooperative society? Please answer. 10. Okay, and how many maximum number of persons should be required? What is the maximum limit of persons for cooperative society? सर अनलिमिटेड, वेरी गुड, अनलिमिटेड। ठीक है, तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है एबीसी कॉर्पोरेट्स, ठीक है, और उसके अंदर मिनिमम 10% है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद 5 लोगों ने मेंबरशिप ली और 4 लोग निकल कर के बाहर चले गए। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पर इसका कोई इफेक्ट आएगा क्या? नो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम देयर मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके मेंबर से अलग है, इस वजह से चाहे मेंबर्स आए जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। इस वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है। पढ़े बच्चा एक बार। The cooperative society has a separate legal existence. The death, insolvency, or incapacity of any member does not affect the existence of society. The cooperative organization has a stable and continuous life and exists for the long time period. Got it point? समझ आ गया क्या? Please answer. Done? सब लोगों को समझ आया? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। Students, why we incorporate cooperative society? Please answer. What is the object behind incorporating the cooperative society? क्यों हमने cooperative society बनाई? Why? Because of welfare of their members. Because of कि हम लोग जो भी चीज परचेज करें उसकी कॉस्ट मिनिमम हो। बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज हो, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम बड़े प्लेयर्स के साथ मार्केट में कंपटीशन कर सकें, ठीक है ना। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प्स टू डू दैट। द ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल। क्वाइट इकोनॉमिकल इट मीन्स ये बहुत सस्ता होता है। द मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज are performed by the members themselves, and while purchasing goods or raw material, middlemen are eliminated so that they can get the raw material and goods at very low cost. Students, इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, बताएं आप लोगों के ध्यान में कोई एग्जाम्पल हो तो बताओ बच्चा। आप लोगों के ध्यान में कोई एग्जाम्पल हो तो बताओ। मैंने आपको कहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जाम्पल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द मोस्ट appropriate organization दुग्धुपा जी, पापा मार्केट में आइडिया है।
अब 5 मिनट रुको, मैं स्कूल की क्लास चल रही है ना। हाँ। Reliance Industries Limited is quite big organization, and it can purchase रॉ मटेरियल इन द बल्क क्वांटिटी, और इसी वजह से जब ये रॉ मटेरियल बल्क क्वांटिटी में परचेज कर लेते हैं तो इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। पर यूनिट कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। लेकिन भिलवाड़ा की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, इनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते कि ये बल्क में रॉ मटेरियल परचेज कर पाए। इसकी वजह से इनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो इन सारी यूनिट्स ने एक मीटिंग करी, बोले यार क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ रॉ मटेरियल परचेज करें और जिसको जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले ले। इन सब ने क्या किया, अब ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास गए और उनके साथ बल्क में रॉ मटेरियल परचेज किया। और जैसे ही इन्होंने बल्क में रॉ मटेरियल परचेज किया, उसकी कॉस्ट क्या हो गई इनके लिए भी, उसकी कॉस्ट इनके लिए भी क्या हो गई, कम हो गई। अब सपोज दैट इसको 10% चाहिए था उस बल्क का, इसने 10% ले लिया, इसको 20% चाहिए था, इसने 20% ले लिया। लेकिन एट लोअर कॉस्ट अगर ये इंडिविजुअली मार्केट में जाते तो इनके लिए कॉस्ट ज्यादा पड़ती, लेकिन इन्होंने बल्क में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर इन्होंने बल्क में रॉ मटेरियल परचेज किया तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, इसकी कम हो गई। तो इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट all the activities of the cooperative society will be conducted, will be performed at very economical way। economical का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही चीपर रेट पर ये काम हो जाते हैं। The cooperative organization do not maintain large stock due to cash trading, there are no bad debts, there is saving in advertising and selling expenses also। इनको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो मेंबर्स करेंगे इफ दे वांट्स टू सेल देयर गुड्स। इनके लिए कोई बैड डेट भी नहीं, क्योंकि जिसने जितना अमाउंट पे किया उसको उतना रॉ मटेरियल मिल गया, उतना ही रॉ मटेरियल हम लोगों ने आगे जाके परचेज किया, तो बैड डेट्स भी नहीं है। समझ आ गया क्या, ऑल ऑफ यू गॉट इट माय पॉइंट? आर यू गाइज एबल टू रीड दैट नोट्स? क्या आपके लिए इजी है नोट्स को पढ़ना? जो नोट्स मेरे सामने है, मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आर यू गाइज एबल टू रीड दैट नोट्स? Yes, okay. Thank you, students. Next one is support of the government. Students, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटीज करती है, ये ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग से रिलेटेड काम नहीं करती, और गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड भी होती है। तो गवर्नमेंट भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बाय द सब्सिडीज, बाय द सम अदर वेज, गवर्नमेंट इनको रेगुलरली सपोर्ट करती है। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करे सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं ना कहीं बिजनेसेस को इकोनॉमिकली हेल्प कर रहे हैं, और इकोनॉमिकली अगर ये हेल्प बिजनेसेस को करेंगे, इससे क्या होगा, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी, ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी बूस्टअप होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इन लोगों के लिए रेगुलर रहता है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस गेट वेरियस बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। The government provides various concessions and rebates in the taxes. These organizations can get raw material etc. at subsidized price. Subsidized price का मतलब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट, सपोज दैट ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर गुड्स परचेज करने के लिए जाए तो गवर्नमेंट उनको और ज्यादा, सपोज दैट 5 लाख रुपीज का उन्होंने लोन लिया बैंक से टू परचेज द रॉ मटेरियल, तो बैंक क्या करता है सर, बैंक बहुत बार इन लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट में रिबेट कर देता है कि भैया आपको इंटरेस्ट रेट देने की जरूरत नहीं है। बहुत बार गवर्नमेंट क्या करती है, 20% तक इनको रिबेट दे देती है इन द लोन अमाउंट, कि आपने जो लोन लिया है उसका 20% गवर्नमेंट ने आपके बिहाफ पर बैंक को जमा करा दिया,
आपको अब सिर्फ 4 लाख रुपीज ही जमा कराने। तो बहुत सारे तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हेल्प करती है टू ग्रो अप देयर बिजनेसेस, टू वेलफेयर देयर मेंबर्स। समझ आ गया? देखो लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफर्स लोन्स एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द इजी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? प्लीज आंसर एवरीवन। बेटा कोई डाउट हो तो पूछो। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। अंडरस्टूड? चलिए, इवन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेरी इजी। बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। जैसे हम लोगों ने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन देखा था ना, पता है पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा जब लोन चीपर रेट पे होगा? सर गवर्नमेंट को ये फायदा होगा कि गवर्नमेंट के लिए कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशंस को सुधारने में, उनको बूस्ट अप करने में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को प्रॉफिट होगा तो पहली बात गवर्नमेंट का टैक्स रेट बढ़ेगा, टैक्स अमाउंट बढ़ेगा। दूसरा, पर पर्सन इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, तीसरा, कंपटीशन इंक्रीज होगा। रिचर विल नॉट बी मोर रिचर और गरीब और ज्यादा गरीब नहीं होगा, दोनों के बीच में एक फेयर कंपटीशन रहेगा। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इनडायरेक्टली। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस इनडायरेक्ट बेनिफिट को गेन करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रेगुलरली हेल्प करती है। ओके बच्चा हितांश? ओके, easy to form. The formation of the cooperative organization is very simple process. स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताएं, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने जब पढ़ा था तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है या वॉलेंटरी होता है? बताएं बच्चा। इज दैट वॉलेंटरी? वेरी गुड। और पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है? विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज ऑथोराइज टू रजिस्टर द पार्टनरशिप फॉर्म? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। वेरी गुड, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। ठीक है, और पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास जमा कराने पड़ते हैं। ठीक है, पहले हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, इतने सारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल डिटेल्स लेनी पड़ेगी, किसने कितना क्या किया है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है, अगर कोई ब्रांचेस है तो वो कहाँ है, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को रजिस्ट्रार के पास जमा कराना। तो वो थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस हो जाती है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है वो। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। ओनली 10 एडल्ट पर्सन, ओनली 10 एडल्ट मेंबर्स हैविंग कॉमन इंटरेस्ट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इट। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है बेटा। दो इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी? सर सबसे पहले तो 10 एडल्ट पर्सन होने चाहिए, और दूसरा उनका इंटरेस्ट जो है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अगर फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं तो सारे फार्मर्स मिलकर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाए। अगर हम लोग प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं तो सारे प्रोड्यूसर, ऐसा नहीं कि एक मार्केटिंग के पर्पज से आ रहा है, दूसरा रॉ मटेरियल परचेज करने के पर्पज से आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक मेंबर का इंटरेस्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे मेंबर्स के साथ में अटैच होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडल्ट मेंबर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडल्ट मेंबर? सर एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 18 प्लस होने चाहिए। ठीक है, यस। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेरी सिंपल एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी लीगल फॉर्मेलिटी। इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सिंपल फॉर्म आपको फिल करना रहेगा। एक सिंपल फॉर्म आप लोगों को फिल करना पड़ेगा, और सिंपल फॉर्म फिल करके आपको वो 10 एडल्ट पर्सन जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट, उनके सिग्नेचर करा के ऑब्जेक्ट फिल करना है और आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, और कुछ भी आपको करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
सर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप मतलब आप कभी भी किसी भी टाइम पर किसी भी तरीके से नए मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। मेंबर्स जब ऐड हो तो ऐसा उनके लिए जरूरी भी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड होने चाहिए, एक पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड होने चाहिए, एक पर्टिकुलर सोसाइटी से रिलेटेड होने चाहिए, ऐसा नहीं। एनी पर्सन कैन ज्वाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी एट एनी टाइम। बट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, उनका जो पर्पस है, उनका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉमन होना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होना जरूरी है। Any person having common interest can become the member of the cooperative organization. There is no restrictions on the basis of caste, creed, and religion. The persons can join and leave the cooperative organization whenever they desire so. कोई भी पर्सन कभी भी किसी तरीके से भी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी तरीके से वो छोड़ सकता है। समझ आ गया बच्चा? कोई इशू? Is that any issue in the class? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, सर ऐसे समझ नहीं आएगा, आप तो ऐसा करो पोल क्रिएट कर दो। चलिए पोल क्रिएट कर दिया है, डाउट हो तो पूछ लो बच्चा फटाफट फटाफट। नहीं सर अभी तक कोई भी डाउट नहीं है। हर्षित चौधरी इज नॉट गिविंग द आंसर। ये देख लो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ये देखो हर्षित चौधरी ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। सर आपको ऐसा सब कुछ नजर आता है क्या? बिल्कुल, मुझे सब कुछ नजर आता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे लिमिटेड कैपिटल। कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी भी कैपिटल है, जितना भी फंड है, वो केवल मेंबर्स के थ्रू ही आता है, या मैक्स टू मैक्स वो बैंक से लोन ले सकते हैं, और कहीं से भी इनके पास कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए या फाइनेंस इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सफर्स फ्रॉम द सम डीमेरिट्स आल्सो। द लिमिटेड कैपिटल क्या बोलता है, द कोऑपरेटिव organization is formed by the people who have limited resources and there is no compulsion to contribute some minimum amount of capital to become the member। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर एक मेंबर के लिए कि आपको अगर मेंबर बनना है तो 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, 50,000 रुपए देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। कोई भी मेंबर एक मिनिमम अमाउंट कोई टारगेट कर दे, 100 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए, उसको ऐड करके उसको कंट्रीब्यूट करके भी मेंबरशिप गेन कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या आती है? तो प्रॉब्लम ये आती है इससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास फंड्स की कमी हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है सर? दूसरा प्रॉब्लम आता है वन हेड वन वोट वाली पॉलिसी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बोलती है, हर एक मेंबर के लिए इक्वल वोट रहेगा, वन हेड वन वोट की पॉलिसी पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, ए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, लेकिन वो ये बोलता है कि भैया सब लोग जब 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं 10 लाख रुपए क्यों इन्वेस्ट करूं, मेरे को ऐसा क्या बेनिफिट मिलने वाला है? सर कोई भी बेनिफिट, क्योंकि डिसीजन मेकिंग राइट तो सबके लिए इक्वल है। तो व्हाई आई विल इन्वेस्ट मोर मनी देन अदर्स? मैं तो नहीं करता। मैं भी 10 लाख की जगह पर अब मैं भी कितना करूंगा, 50,000 करूंगा, क्योंकि 50,000 करो, 10,000 करो या 10 लाख रुपीज करो, आपके पास वोटिंग पावर तो एक का ही रहेगा, उससे ज्यादा वोटिंग पावर आपके पास आ नहीं सकता। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सब प्रॉब्लम इज कि वन हेड वन वोट की वजह से वो डिस्करेज हो जाते हैं, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर नहीं करते। तो इसकी वजह से भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंड्स का इशू रहता है। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट ऑल्सो डिस्करेजेस पीपल टू इन्वेस्ट मोर
So cooperative organization always face a shortage of capital, shortage of fund due to लो रेट ऑफ रिटर्न, और इससे कोई प्रॉफिट भी नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट तो हम कमाने के लिए काम ही नहीं कर रहे, हम तो वेलफेयर ऑफ मेंबर्स के लिए काम कर रहे हैं सर। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसाइड करके मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो अमाउंट मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्स टू मैक्स 100 रुपए हो सकता है। एक शेयर का रेट 100 रुपए हो सकता है, और कोई भी मेंबर एक शेयर लेकर के मेंबरशिप गेन कर सकता है। एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, वन शेयर कैन बी सोल्ड ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 100, इससे ज्यादा नहीं। अब मुझे बताओ, कोई पर्सन 10 लाख रुपीज क्यों इन्वेस्ट करेगा? जब एक शेयर लेकर के ही मैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता हूं, व्हाई शुड आई परचेज 10,000 शेयर्स, 10 लाख शेयर्स एंड मेनी मोर अदर्स? ऑब्वियसली मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को डिसीजन मेकिंग राइट तो उतना ही मिलना है जितना 100 रुपए वाले के पास में। तो इट डिस्करेजेस माय इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना। तो ऑब्वियसली कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास फंड की शॉर्टेज हमेशा रहेगी। समझ आया? दूसरा, अब फंड की शॉर्टेज है, अब ध्यान रखना फंड की शॉर्टेज है, और अगर फंड की शॉर्टेज है तो वो किसी प्रोफेशनल पर्सन को अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करने के लिए अपॉइंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो अपॉइंट करेंगे तो कम से कम 5-6 लाख रुपए साल का तो लेगा, कम से कम इतना तो लेगा। बट इनके पास तो फंड की शॉर्टेज है, इस वजह से इनका जो मैनेजमेंट होता है वो इनएफिशिएंट होता है, बिकॉज ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट नहीं कर सकते ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द फंड्स। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय द इट्स मेंबर्स ओनली, मतलब मेंबर्स इलेक्ट किया और मेंबर्स को दे दिया। जनरली ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स ओनली। These members are not professional experts. They are inexperienced persons. The cooperative organization cannot afford to pay high salary of professionals and qualified people, as it has lack of funds. Got it point? Understood? Everyone? चलिए, लैक ऑफ सीक्रेसी। मुझे एक बात बताएं, आपने गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी देखी? बिल्कुल सर, कोऑपरेटिव गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी देखी। क्या वहां पर अगर भिड़े भैया को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो खुद ले सकते हैं क्या? भिड़े भैया को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो खुद ले सकते हैं क्या? नहीं सर, वो तो उन्होंने कोविड काल में भी नहीं किया था। कोविड काल में भी वो माइक लगा के पोर्च में खड़े होके हर एक घर से लोगों को बुलाते थे, बाहर आओ मीटिंग करनी है, हम ये डिसीजन लेने वाले हैं, इसकी इंफॉर्मेशन ये है वो है, सारी इंफॉर्मेशन वो अपने मेंबर्स के साथ मीटिंग में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रहती, देयर आर लैक ऑफ सीक्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। कभी भी इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि उन्हें मीटिंग में ओपन डिस्कशन करना पड़ता है विद देयर मेंबर्स। तो ऐसी कंडीशन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो चाहते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ ऐसा काम कर ले, पर वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन्हें अपने मेंबर्स से कंसेंट लेना जरूरी है, और कंसेंट लेने के लिए उनको बात बतानी पड़ेगी कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं। There are lack of secretion of the informations also. अब कहीं हमने पढ़ा था ऊपर कि यहाँ गवर्नमेंट जो है वो आपको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो गवर्नमेंट आपको पूछेगी नहीं कि बेटा इस सब्सिडी का तू क्या करेगा, बेटा इस अमाउंट का तू क्या करेगा, अपनी पॉलिसीज मेरे सामने लेकर के आओ, क्या ऑब्जेक्ट है आपका मेरे सामने लेके आओ, क्यों आपको लोन चाहिए बताओ, हम आपको सब्सिडी क्यों दें, पूछेगी ना। ऑब्वियसली पापा भी अगर हमें कभी कोई एक्सेस अमाउंट देते हैं तो पूछते हैं कि बेटा इस अमाउंट का तू क्या करेगा, पूछते हैं ना। ऐसी गवर्नमेंट भी जब आपको सब्सिडी दे रही है तो गवर्नमेंट भी आपसे पूछेगी कि भैया बता तू इस गवर्नमेंट का क्या करेगा। उसका एक्सेसिव कंट्रोल आपके कोऑपरेटिव, और ध्यान रखना गवर्नमेंट का कंट्रोल जितना ज्यादा होगा आपकी ग्रोथ रेट उतनी डाउन होगी। आप बहुत जल्दी अपने बिजनेस को ग्रो अप नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज में गवर्नमेंट
बता, पहले ये डॉक्यूमेंट दे, पहले वो कर, पहले ऐसा कर, पहले ये कंट्रोलिंग कर। तो जितना ज्यादा कंट्रोल हम कोऑपरेटिव सोसाइटी पे रखेंगे, उसकी ग्रोथ रेट उतनी ज्यादा धीरे हो जाएगी। As the cooperative organization get various concessions and benefits from the government, in return, there is excessive government regulations and control by the government. It is essential for the cooperative organization to get its accounts audited by the auditors of the cooperative department. ओहो, इसका मतलब जब आपकी ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेंगे, तो आपको वो भी गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा कि सर ये देखो, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इतना काम किया, इस तरीके से काम किया। ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ऑडिटर्स ने उसको प्रॉपरली चेक करेंगे और प्रॉपरली चेक करने के बाद में वो आपको परमिशन देंगे कि हाँ, अब आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, इतने सारे लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद क्या आपके पास टाइम रहेगा कि आप कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली कैरी कर पाए? सर सारा टाइम तो हमारा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के चक्कर काटने में ही चला गया। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ इश्यूज हैं। दूसरा, मीटिंग जब भी होती है, आप लोगों ने गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी की मीटिंग देखी होगी, अधिकतर मीटिंग में झगड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक मेंबर के कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, उनकी पर्सनल ओपिनियन होती है। अब जब आपको मीटिंग में हर एक मेंबर से पूछना पड़ेगा, सर आप इसके लिए अग्री है या नहीं है, ऐसा करें या ना करें, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि सारे मेंबर्स अपनी कंसेंट दे दें। हो सकता है किसी मेंबर का ऑब्जेक्शन आ जाए, हो सकता है किसी मेंबर का ओपिनियन अलग हो। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। क्वाइट ऑफन द डिस्प्यूट्स अराइजेज among the managing committee and the members in the cooperative organization. The members are from different sections of the society. They may have difference of opinion, and if any member follows rigid attitude, it can lead of conflicts and disputes. Generally, the selfish motive of the members starts dominating and they forget the service motive. तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेंबर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के से पहले उनको बहुत ज्यादा इश्यूज मैनेज करने पड़ सकते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं। तो दैट आर द डीमेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताएं कि आप लोग नोट्स प्रॉपरली लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं? नोट्स रेगुलरली आप लोगों के कंटिन्यू है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट continuing with their notes? And if you have any doubt regarding the notes completion, ask me. अगर आपको नोट से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं तो भी पूछ लो बेटा। yes, you guys have to complete the notes from the PDF, or if you think fit you can complete their notes from the NCERT book. ठीक है सर, क्या नोट्स एज इट इज जो पीडीएफ में वो लिखना जरूरी है क्या? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी, बट द ऑल पॉइंट्स ऑफ द पीडीएफ शुड बी इंक्लूडेड इन द नोट्स। आप चाहें तो अपनी ओन लैंग्वेज में भी अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। विच बुक इन आर कोर्स? बेटा एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर आर कोर्स। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा महंगी नहीं, बहुत इकोनॉमिकल है, क्योंकि हम तो बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, तो बिजनेस तो तभी सक्सेसफुल होगा जब हम लोग इकोनॉमिकली अपना काम करेंगे। एंड एनसीईआरटी इज वेरी इकोनॉमिकल बुक, बहुत ही चीपर रेट पे अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट डाउन द नोट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी, आई हैव नो एनी इशू। ठीक है, आप लोग चाहे तो अपनी लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बट प्लीज नोट्स लिखते टाइम ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के या पीडीएफ के सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी पॉइंट छोड़ दो, क्योंकि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। समझ आया? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो बेटा। पोल क्रिएट कर देता हूं, तुम लोग ऐसे तो मानोगे नहीं। गॉट इट द पॉइंट?
प्रांजल विजयवर्गीय, ओके अंडरस्टूड। नमन अग्रवाल का हमेशा आंसर आ जाता है, ये अच्छा बच्चा है। नहीं, अच्छे बच्चे बहुत सारे हैं, आई एम नॉट पॉइंट आउट टू एनी इंडिविजुअल पर्सन, लेकिन प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। फ्रेंड्स, क्लास में कोई अगर आपको इशू है या फिर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो आपके पास टाइम है 5 to 6 का, आप उसके बीच में मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ, टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर पॉइंट। स्टूडेंट्स, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन खत्म करके फिर हम लोग कंपनी पर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेनली 2 पार्ट्स हैं, एक प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हमारे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है, और दूसरा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर हम लोगों के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास में सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म कर दिया, HUF खत्म कर दिया, पार्टनरशिप खत्म कर दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा कंटिन्यू, कल की क्लास में कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोगों का फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद कंपनी हम लोगों को पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर, ये हाँ सेकंड चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, एंड यू गाइस हैव टू कंप्लीट द चैप्टर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये चैप्टर आपका CA फाउंडेशन या CS फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन को लिंक करता है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। और कोई इशू हो तो बताओ। नहीं, शैल वी कंक्लूड द क्लास। सर FA1 में कितने चैप्टर्स आएंगे बेटा? चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। कंपनी के लिए PDF भी अपलोड करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल की जाएगी कंपनी के लिए भी अपलोड। FA1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों चैप्टर्स आप लोगों के कोर्स में रहेंगे। MCQs फॉर दैट पर्पज, फॉर व्हाट पर्पज बच्चा हितांश? सर चैप्टर नंबर 1 हो गया क्या? हाँ बच्चा, चैप्टर नंबर 1 बेटा, चैप्टर नंबर 1 के बाद ही 2 स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अच्छा, यू आर द न्यू स्टूडेंट ना? हाँ, FA में वो मुझे नहीं पता बच्चा। FA के अंदर MCQ बेस पर होगा या फिर आप लोगों को राइटिंग सेक्शन देना पड़ेगा, वो अभी तक स्कूल डिसाइड करके बता देगा। ओके हनी, आप चैप्टर नंबर 1 के नोट्स एक बार मुझे कॉल करके मुझसे नोट्स ले लीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो बच्चा डाउट भी पूछ लीजिएगा। और कोई इशू नहीं? चलिए कंक्लूड करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।